नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। जब एक बेटा अपने बूढ़े पिता के सपनों को चूर चूर करके विदेश चला गया तो पोते ने लिया बदला। रितेश आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी कंपनी बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। रितेश भी बहुत मेहनती है। रितेश बोलता है, डैड मैं इंडिया जा रहा हूं, मुझे कंपनी के काम से इंडिया जाना है। मैं पहली बार इंडिया जा रहा हूं। कोई ना कोई रिश्तेदार तो होंगे ही आपके वहाँ। आपको आना है तो आ सकते हैं, नहीं आना तो मत आइए। 27 साल के रितेश ने अपने पापा से सामान की पैकिंग करते हुए उत्सुकता पूर्वक कहा, बेटा तुम जा सकते हो, मैं नहीं आना चाहता। और इतनी बार तो बताया है कि वहाँ हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। रितेश के डैड ने कमरे में जाते हुए निराश होकर कहा, ठीक है डैड, मैं जा रहा हूँ। रितेश अपने मॉम, डैड और अपने छोटे भाई जय के साथ अमेरिका में रहता था। रितेश के डैड मयंक अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आज रितेश इंडिया जाने की तैयारी में था और वो इंडिया बहुत समय से जाना चाहता था, पर कभी उसका जाना नहीं हो पाया। आज वो इंडिया जाने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने अपने डैड से भी पूछा, लेकिन उन्होंने इंडिया आने से साफ इनकार कर दिया। रितेश की माँ भी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा इंडिया जाए, लेकिन आज रितेश इंडिया के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही रितेश एयरपोर्ट पर उतरता है, इंडिया की ज़मीन पर पैर रखते ही रितेश को बहुत अच्छा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद वो कार में बैठकर अपने होटल के लिए निकल पड़ता था। इंडिया आज वो पहली बार आया है। होटल में पहुंचकर रितेश नहा धोकर फ्रेश होता है और खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है। खाना खाने के बाद रितेश सो जाता है और अगले दिन रितेश अपने लैपटॉप पर कुछ काम करता है। थोड़ी देर बाद जिस काम से वो इंडिया आया था उसके लिए निकल पड़ता है। उसे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गांव में अपनी कंपनी के लिए एक ज़मीन देखकर आनी थी। उसकी कंपनी वहां एक फैक्ट्री लगाने वाली थी। कंपनी का एक एजेंट रितेश से आकर मिलता है और उसे अपने साथ उसे गांव में लेकर जाता है। एजेंट का नाम विनोद होता है। विनोद स्वभाव से काफ़ी अच्छा लड़का होता है, इसीलिए रितेश की विनोद से दोस्ती हो जाती है। विनोद स्वभाव से बहुत अच्छा था। रितेश को जिस गांव में जमीन देखकर आनी थी वह विनोद का ही गांव होता है। जब रितेश गांव में पहुंचता है तो मिट्टी की सौंधी सौंधी महक, खूबसूरत फूलों वाली हरियाली, कोयल की कूक, रंग बिरंगी तितलियां, पानी से भरी चलती हुई नदियां, हरे भरे खेत खलियान, पनघट पर पानी भरती गांव की छोरियां, इस सब ने रितेश के मन को मोह लिया। रितेश ने आज तक बस गांव के बारे में सुना था, लेकिन आज वो गांव में आकर बहुत खुश था। वो अपने मम्मी पापा को भी इंडिया लाना चाहता था, मगर उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। रितेश विनोद के साथ अपनी ही धुन में मस्त गांव का सफर कर रहा था। उसे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। रितेश मन ही मन फूले नहीं समा रहा था और वह अपने डैड को याद करता रहा और सोचता रहा कि इसी भारत में मेरे पिता ने जन्म लिया है। यह मिट्टी हमारी भी है। भारत माता से तो मेरा पुराना नाता है। गांव पहुंचा तो दूर से देखा गांव में पंचायत चल रही थी और पंचायत में जो व्यक्ति बोल रहे थे रितेश उन्हें देखता रह गया। लंबा कद काठी, बड़ी बड़ी मूछें, सिर पर लाल पगड़ी, बड़ी बड़ी लाल आंखें जिनमें गुस्सा भरा हुआ था। रितेश विनोद से पूछता है कि यह कौन है। विनोद कहता है यह मेरे दादाजी हैं और अपने दादाजी के पास लेकर जाता है और उनके पैर छूता है। सत्यदेव जी विनोद से पूछते हैं, क्या बात है बेटा विनोद, यह कौन है और किस से मिलना है इनको।
तुम इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? विनोद अपने दादाजी से कहता है, दादाजी यह मेरी कंपनी के इंजीनियर हैं, अमेरिका से आए हैं। इस गांव में हमारी कंपनी को एक फैक्ट्री लगानी है और यह यहाँ फैक्ट्री के लिए ज़मीन देखने आए हैं। दादाजी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ इन्हें ज़मीन दिखाकर ले आओ। ठीक है दादाजी। यह कहकर दोनों जमीन देखने के लिए चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद विनोद और रितेश दोनों जमीन देखकर वापस आ जाते हैं। विनोद रितेश को अपने घर ले जाता है। रितेश जब घर पहुंचता है तो उसे वहां एक बूढ़ी औरत मूंढे पर बैठी हुई दिखाई देती है। रितेश विनोद से पूछता है, विनोद यह अम्मा कौन है? विनोद कहता है, यह मेरी दादी माँ है, इनका नाम मालती देवी है। रितेश विनोद की दादी को ध्यान से देखता है, एक उदास और मायूस से चेहरे वाली, जिनकी आंखों में कोई चमक नहीं है। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, कहीं कहीं से ही काले दिखाई देते हैं। सादी सी कॉटन की साड़ी पहने दादी बहुत खामोशी से मूंढे पर साड़ी पहने, पैरों में सादे से चप्पल पहने बैठी हुई है। विनोद रितेश को दादी के पास लेकर जाता है। दादी विनोद से पूछती हैं, बेटा यह कौन है? तो विनोद दादी को सारी बात बता देता है। विनोद दादी से कहता है, दादी यह अमेरिका में रहते हैं और यह पहली बार इंडिया आए हैं। रितेश दादी माँ के पैर छूता है तो दादी माँ उसे आशीर्वाद देती हैं। दादी माँ रितेश को गौर से देखती हैं। दादी रितेश को अपने पास बैठा लेती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। रितेश को भी दादी माँ से बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था। तभी विनोद के दादाजी भी वहाँ आ जाते हैं और वह भी रितेश से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। दादी जी रितेश के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए अंदर चली जाती हैं और रितेश के लिए विनोद की माँ के साथ मिलकर बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। रितेश ने इंडिया में आकर अभी तक किसी के घर का खाना नहीं खाया था। रितेश दादी माँ के हाथ के बना खाना खाता है तो हैरान रह जाता है। इतना अच्छा खाना उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया था। दादी उसे प्यार से खाना खिलाती हैं। रितेश खाना खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विनोद के दादाजी और दादी जी रितेश को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विदेश में रहकर भी रितेश में बिल्कुल भी घमंड नहीं था। रितेश का मन यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है तो वो रितेश को वहीं रोक लेता है। रितेश वहीं रुक जाता है। रितेश के दादा दादी नहीं थे और कोई रिश्तेदार भी नहीं था तो रितेश को विनोद के दादा दादी को देखकर बहुत अच्छा एहसास होता है। वह सोचता है कि काश मेरे भी दादाजी दादी जी होते। कितना लकी है विनोद जो उसके सर पर दादा दादी का साया है। तभी उसके सर पर दादी हाथ रखती हैं और कहती हैं कि बेटा क्या सोच रहे हो। रितेश दादी का हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है कि दादी मैं तो बहुत बदनसीब हूँ, ना मेरे पास दादा हैं ना दादी हैं। विनोद कितना खुश नसीब है, भगवान ने उसे दादाजी और दादी जी का प्यार दिया है। दादी प्यार से कहती हैं, बेटा तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे हम विनोद के दादा दादी हैं वैसे ही तुम्हारे भी हैं। जैसा विनोद है हमारे लिए वैसे ही तुम हो। आज के बाद ऐसा मत सोचना। दादी की बात सुनकर रितेश बहुत खुश हो जाता है। रितेश बहुत कम समय में दादी के साथ बहुत घुल मिल गया था। रितेश दिन भर अपना काम करता और रात को जाता। सत्यदेव जी रितेश को अपने गांव की सारी बातें बताते रहते हैं। दादी भी वहीं बैठी हुई थी। रितेश भी सत्यदेव जी की बातें बड़ी गौर से सुन रहा था और उनसे कई सवाल भी कर रहा था। सत्यदेव जी रितेश के सभी सवालों के जवाब दे रहे थे।
दादाजी, नितिन जब छोटा था तो अपने कपड़े जब छोटे बेटे की बात कर रहे थे तभी दादी जी के मुंह से निकल जाता है कि मयंक जब छोटा था तो अपने कपड़े फाड़ लेता था और जमीन पर लेट जाता था। इतना सुनना था कि सत्यदेव जी भड़क उठे और दौड़े दौड़े आए। गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गई, शेर की तरह दहाड़ने लगे और कहने लगे कि मैंने कई बार बोला है उसका नाम मत लिया करो इस घर में, तुम फिर भी नहीं मानती हो। आज के बाद इस घर में कभी भी उसका नाम नहीं लिया जाएगा। रितेश चौंक जाता है। दादी उसका नाम ना सुन लो और बाहर चले जाते हैं। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। रितेश हैरान हो जाता है और दादी के आंसू साफ करता है और कहता है कि दादाजी, मयंक का नाम सुनकर इतना भड़क क्यों गए हैं? कौन है ये मयंक? दादी खड़ी होती हैं और एक पुराने से बक्से में घुसती हैं और एक फ़ोटो एल्बम निकाल कर लाती हैं और जैसे ही रितेश के सामने एल्बम खोलकर देखती हैं, रितेश हैरान रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। वह चौंक जाता है और दादी से पूछता है, दादी यह कौन है? दादी उसे बताती हैं, बेटा यह बाकी सब को तो तुम जानते हो, यहाँ सबसे मिल चुके हो, लेकिन ये जो फोटो में मेरी बराबर में खड़ा है ये है मेरा बड़ा बेटा मयंक। रितेश पर बिजलियां टूट पड़ती हैं। दिल जोर जोर से धड़कता रहता है। 4-5 मिनट बाद होश आता है तो दादी की तरफ देखता है। दादी अपने बेटे मयंक को देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। रितेश गौर से दादी को देखता रहता है। उसके मन में हजारों सवालों ने एक साथ जन्म ले लिया था। उसके सवाल उसे रह रह कर तड़पा रहे थे। उसकी आंखों में खुद ब खुद नमी आ गई थी। दादी को बस देखे जा रहा था और सोच में डूब गया कि यह मेरा परिवार है, मेरे दादा दादी हैं, मैं इनका पोता हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं भी तो यही सोच रहा था कि मुझे इन लोगों से इतना जुड़ाव क्यों महसूस हो रहा है, मगर यह ना जानता था कि यह खून का जुड़ाव है। मैं इनका खून हूँ और मेरे मॉम डैड ने तो हमेशा मुझे यही बोला कि इंडिया में हमारा कोई अपना नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मेरे मॉम डैड ने? क्यों छुपाया मुझसे यह सब? क्यों खुद को और मुझे लावारिस बना डाला, जबकि यहाँ इंडिया के गांव में हमारा भरा पूरा परिवार है? आखिर क्यों? रितेश को यह सब सवाल खाए जा रहे थे। दादी रितेश को फोटोज दिखाने में व्यस्त थी और रितेश अपनी ही दुनिया में खोए जा रहा था। यह सब सवाल उसके हृदय में तीर की तरह वार कर रहे थे। उसका चेहरा पसीनों से तर हो गया था। उसकी आंखों में कई सवालों के साथ गुस्सा था। तभी दादी रितेश की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बेटा तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? अपने दादा की बात का बुरा मत मानना बेटा, यह तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुम मत घबराओ बेटा। रितेश सवालों में डूबा हुआ अपने पिता की फोटो को देख रहा था। रितेश ने दादी जी से सवाल किए, दादी आपके बेटे मयंक के साथ क्या हुआ था? कहाँ है वो इस वक्त? आपके बेटे होने के बावजूद वो आपके साथ क्यों नहीं रहते? दादाजी ने ऐसे क्यों बोला कि उसका नाम मत लेना? दादी कहती हैं, बेटा इतने सवाल एक साथ, इतने सवालों के जवाब एक साथ मैं कैसे दूं? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे दादाजी ने मयंक को लेकर ऐसा क्यों बोला है। दादी ये कहकर दुनिया में ले जाती हैं, बेटा तुम्हारे दादाजी सत्यदेव जी इस गांव के सरपंच के व्यक्ति हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन बेटे हैं। सत्यदेव जी उसूलों के पक्के हैं और लेकिन अंदर से एक बच्चे के समान है। प्रेम के पुजारी हैं तुम्हारे दादाजी, हर किसी इंसान को अत्यधिक प्रेम करते हैं
उस पर अपना पूरा प्यारा प्यार न्यौछावर कर देते हैं। अपने माता पिता से, अपने गांव वालों से, मुझसे, अपने बच्चों से जी जान से प्यार करते हैं। जो भी उनसे मिलता बस उन्हीं का होकर रह जाता। पूरा गांव उनका सम्मान करता है। उनका हर एक फैसला अटल होता है। सब उनके फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन अपनी ही औलाद ने उनके फैसले का तिरस्कार किया। हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। एक दिन गांव के एक गरीब व्यक्ति की पत्नी की इसीलिए मृत्यु हो गई क्योंकि बाहर दूर शहर में अस्पताल है और उसे बच्चा होने वाला था। इतने उसे शहर लेकर पहुँचे। वो औरत मर चुकी थी। बच्चा भी पेट में ही मर चुका था। सत्यदेव जी ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की मगर नाकाम रहे। उस हादसे ने इनके हृदय को तोड़ डाला। इन्होंने फैसला किया कि अपने बड़े बेटे मयंक को डॉक्टर बनाएंगे और वो इसी गांव में अस्पताल खोलेगा। मयंक जब 5 वर्ष का था, सत्यदेव जी ने उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। दिन रात मयंक के डॉक्टर बनने के और इस गांव में अस्पताल खुलने का सपना संजोते रहे। एक दिन वो दिन आ ही गया जब इनका सपना पूरा हो गया। मयंक डॉक्टर बन गया। सत्यदेव जी ने अस्पताल के लिए जमीन भी खरीद रखी थी और वहां बैठकर अस्पताल का सपना देखते रहते कि मेरे बेटे का यहाँ कैबिन बनेगा, यहाँ वार्ड बनेगा, यहाँ ऑपरेशन थिएटर बनेगा। गांव के हर एक व्यक्ति को अपना सपना दिखाते रहते थे मगर एक दिन मयंक अपनी मर्जी से शादी करके अपनी पत्नी के साथ घर आया और कहने लगा, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। यह सुनकर हम चौंक गए। हमारी आंखें खुली रह गई। सत्यदेव जी की आंखें अंगारे की तरह दहकने लगी। सत्यदेव जी ने कहा, क्या कहा? फिर से बोलना। मयंक बोला, पिताजी, मैं कल सुबह अमेरिका जा रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ। मैंने शादी कर ली है और मेरी पत्नी भी अमेरिका ही जाना चाहती है। मैं यहाँ गाय भैंसे गोबर गरीब लोगों के बीच अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। यहाँ गांव में अस्पताल खोलकर क्या गाय भैंसों का इलाज करूँगा? मेरे बच्चे यहाँ रहकर क्या बनेंगे? सरपंच, किसान, गाय भैंसों के तबेले के। मेरा फ्यूचर यहाँ ब्राइट नहीं होने वाला है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। पिता मयंक के मुंह से यह सब सुनकर सत्यदेव जी ने मयंक पर हाथ उठा दिया। मयंक की पत्नी बोली, पिताजी, आपको कोई हक नहीं बनता मेरे पति पर हाथ उठाने का। सत्यदेव जी ने कहा, जहाँ जाना है जा और कभी अपनी सूरत मुझे मत दिखाना। मेरे लिए मर चुका है तू। मैं तुझे अपने घर, अपने जीवन, अपने गांव, अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। इतना कहकर सत्यदेव जी अपने कमरे में चले जाते हैं। मयंक बेसुध सा खड़ा रह जाता है। मैंने मयंक को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो और उसकी पत्नी घर छोड़कर चले गए। दादी अपने अतीत से बाहर आती हैं और रोने लगती हैं और रितेश की आंखों में दादी की बात सुनकर आंसू बहने लगते हैं। दादी कहती है, बेटा, हमारा परिवार बिखर गया इसीलिए तेरे दादाजी मयंक से नफरत करते हैं। रितेश दादी माँ का चेहरा अपने हाथों में लेता है और कहता है, दादी, मेरी आंखों में देखिए, मैं हूँ उस मयंक और आंचल का बेटा। मैं ही हूँ अपने देवता समान बाप का तिरस्कार करने वाले मयंक का बेटा, जिसने अपने पिताजी के सपनों को, सम्मान को, अधिकार को, मान को, फैसलों को तार तार करके रख दिया। दादी रितेश की आंखों में देखती हैं और चूमने लग जाती हैं। मेरा दिल कहता था, बेटा,
कि तू मेरा ही खून है, मेरा ही वंश है। तभी वहाँ सत्यदेव जी भी आ जाते हैं। रितेश खड़ा हो जाता है। सत्यदेव जी बाहर खड़े सब सुन लेते हैं। अंदर आकर पहले गुस्से से रितेश को देखते हैं और फिर रितेश को सीने से लगा लेते हैं। रितेश के दादा दादी उससे लिपट जाते हैं और तीनों बहुत रोते हैं। दरवाजे के बाहर खड़े सत्यदेव जी का छोटा बेटा, उसकी पत्नी और विनोद भी देखकर रोने लगते हैं। विनोद दौड़कर रितेश के गले लग जाता है। दोनों रोने लगते हैं और रोने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। विनोद और रितेश दोनों भाई भाई हैं, यह सोचकर ही दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। दोनों मिलकर अब बहुत सारी बातें करते हैं। अगले दिन रितेश अपने डैड को फ़ोन करता है कि डैड, मुझे यहाँ गांव की एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं शादी कर रहा हूँ। आपको आना है आ सकते हैं, नहीं आना तो मत आए। और फ़ोन पटक देता है। रितेश की बात सुनकर मयंक के होश उड़ जाते हैं। मयंक आंचल को आवाज़ लगाता है और सब बात बता देता है। आंचल रितेश की इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि उसे शादी के लिए इंडिया के गांव की लड़की ही मिली थी। चलिए जल्दी इंडिया चलते हैं और उसे यह सब करने से रोक लेते हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मयंक आंचल अपने बेटे जय को लेकर इंडिया पहुंचते हैं। मयंक अपने बेटे रितेश से उस गांव का नाम और घर पूछते हैं जहां पर वह रह रहा था। मयंक को अमेरिका गए हुए 28 वर्ष हो चुके थे। उस गांव का नाम सुनते ही मयंक के होश उड़ जाते हैं। उसे बचपन याद आने लगता है। उसे गांव आते हुए अपना वह घर दिमाग में आता है, लेकिन वह अपने दिमाग को झड़क देता है। विनोद के घर का पता पूछकर जब वह उस घर में पहुंचता है जहां रितेश था, उस घर को देखते ही मयंक पर बिजलियां गिर जाती हैं। मालती जी रितेश को अपने हाथों से बना खाना खिलाती हैं तो वहाँ सत्यदेव जी भी उसे खाना खिला रहे थे। मयंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, तारे नजर आ जाते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है। रितेश की माँ आंचल के भी रितेश को अपने दादा दादी के बीच देखकर होश उड़ जाते हैं। वह तेजी से रितेश के पास आती है और सत्यदेव जी और मालती जी का हाथ रितेश को खाना खिलाने से रोक लेती है। तभी रितेश गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा दादी को मुझे खाना खिलाने से रोकने की। तभी रितेश के डैड उसके पास आते हैं और रितेश को थप्पड़ जड़ देते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह बात करने की। रितेश अपने डैड को पीछे ढकेल देता है और कहता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा दादी के साथ ऐसा व्यवहार करने की। रितेश के मॉम डैड कहते हैं कि इन लोगों ने हमारे बेटे को बहला फुसला कर यहीं रोक लिया और अब इसे गलत गलत शिक्षा दे रहे हैं, हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। रितेश गुस्से में कहता है कि किस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप लोग जो 27 साल पहले आप यहाँ छोड़कर गए थे, एक पिता के सपनों का मजाक बनाकर गए थे, एक पिता के फैसले को अपने पैरों तले रौंद कर गए थे, एक पिता के सम्मान का अनादर करके गए थे, एक माँ के अरमानों की बलि चढ़ाकर गए थे, एक माँ के हृदय को छलनी छलनी करके गए थे। उस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप लोग। मयंक आंचल की आंखें
फटी की फटी रह गई और वो खड़े होकर ये सब सुन रहे थे। उनके पास कोई शब्द ना थे। रितेश कहता है, हमें कभी अपने घर, अपने माँ पिताजी के बारे में क्यों नहीं बताया आपने? हमारे अपने दादा दादी होते हुए भी हमें लावारिस की तरह क्यों पाला? जिस भारत माँ का अपमान करके आप गए, जिस भारत माँ की गोद में आपने जन्म लिया, इसी खेत के किसान के बदौलत आप जीवित हैं। इसी गाय भैंस वाली धरती पर जन्म लिया है आपने। इस गाय भैंस वाली मिट्टी में आपने बचपन जिया है। मेरा भारत महान। रितेश सैल्यूट करके तेज आवाज में कहता है और अपने दादा की आंगन की मिट्टी को अपने माथे पर लगा लेता है और कहता है, मेरी असली पहचान, मैं हूँ इस मिट्टी का जवान। सत्यदेव जी अपनी मूंछों को ऊंचा करते हैं और अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं। दादी भी अपने पोते की बलाएं लेती हैं। जय भी रितेश को सैल्यूट मारता है और अपने दादा दादी और रितेश भैया के पास आकर खड़ा हो जाता है। पास में ही खड़े चाचा चाची और विनोद भी खुश हो जाते हैं। मयंक और आंचल की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। उनके पास अब कुछ भी शब्द नहीं मिल रहे थे। बेटे की बातों ने मयंक और आंचल के दिमाग का बंद ताला खोल दिया था। अपने बेटे की बातों पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही अमेरिकन रितेश है जिसने आंखें भी अमेरिका में खोली है। आज उसने अपने माता पिता के उनका हृदय परिवर्तन कर दिया था या आंखें खोल दी। अपने बेटे की बातों ने, यूं भी कह सकते हैं कि बेटे की बगावत ने उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने माता पिता का दर्द महसूस किया और खुद को भारतवासी होकर भारत को छोड़कर अंग्रेज बन जाने का दर्द महसूस किया, तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों वहीं खड़े होकर अपने पश्चाताप की आग में जलने लगे। रितेश अपने दादा दादी को अंदर लेकर चला जाता है। जय भी अंदर चला जाता है। मयंक और आंचल पूरी रात आंगन में बैठे रहते हैं। अगली सुबह सब बाहर आते हैं। मयंक और आंचल को देखते हैं। मयंक और आंचल देखते ही सत्यदेव जी और मालती जी के पैरों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। मयंक को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सत्यदेव जी माफ़ नहीं करते, लेकिन मालती जी कहने पर माफ़ कर देते हैं। रितेश गुस्से में बोलता है, मैं शादी करके यहीं अपने दादा दादी के पास रहूँगा। आप सभी यहाँ से चले जाइए अपने विदेश अमेरिका में। रितेश की बात सुनकर मयंक रोने लगता है। कहता है, बेटा मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपना सारा जीवन गोरों के बीच गंवा दिया। अब मुझे अपने देश भारत की हवा में सांस लेनी है, अपने गांव की मिट्टी में नहाना है। जो सपना मेरे पिताजी ने देखा था, उस अधूरे सपने को पूरा करना है। पिताजी का फैसला सर आंखों पर। मयंक ने अमेरिका में पैसा बहुत कमा लिया था। अब मयंक अपने पिताजी की खरीदी हुई ज़मीन पर अस्पताल बनाता है, वो भी हर फैसिलिटीज़ के साथ। और अब वह सब गांव वालों की फ्री में सेवा करता है। आंचल भी अब पूरी तरह से बदल जाती है। आंचल भी अपने सास ससुर की सेवा करने लगती है। रितेश भी गांव की ही एक लड़की से शादी कर लेता है और पूरा परिवार एक हो जाता है। सत्यदेव जी अपना पूरा परिवार एक साथ देखकर अपनी मूंछें ऊंची करते हैं और अपना सीना चौड़ा करते हैं। तभी रितेश आकर दादाजी के सीने से लग जाता है। फिर मयंक भी अपने पिता के सीने से लग जाता है। जय भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी दौड़कर अपने दादाजी के सीने से लग जाता है। मालती देवी और बाकी लोग देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। भारतवासी दुनिया के चाहे किसी भी कोने में रह ले, लेकिन अपने देश की मिट्टी
उन्हें अपनी ओर खींच ही लाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।